अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा यूके के हवाले से और अमेरिका के हवाले से। अरब लीग का एक इजलास जो कि काफ़ी दिनों से ज़ोर शोर से पब्लिसिटी हो रही थी कि अरब लीग का इजलास होगा, ट्रंप ने गज़ा को फ़लस्तीनियों से खाली करा के अमेरिका के कब्ज़े में देने की बात की है, तो हम उसके बारे में एक पॉलिसी बनाने के लिए एक इजलास कर रहे हैं। चुपचाप इजलास हो भी गया, किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ बात क्या हुई। उस मीटिंग में जो कि इजिप्ट कैरो में हुई थी, उसमें सऊदी अरब और इमारात ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिए थे। जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट सीसी मौजूद था, जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला मौजूद था, बहरीन का किंग खलीफा मौजूद था, कतर का शेख हमाद अल थानी मौजूद था, लेबनान का प्रेसिडेंट आउन मौजूद था, सीरिया का प्रेसिडेंट टेररिस्ट मौजूद था, इराक का प्रेसिडेंट रशीद मौजूद था, सूडान का प्रेसिडेंट जनरल अल बुरहान मौजूद था। लेकिन भाई साहब सऊदी अरब और इमारात ने अपने प्रेसिडेंट मतलब जो रूलर थे वो नहीं गए। इस इजलास में क्या होना है? मेरे एक अरब डिप्लोमेट से बात हो रही थी, लेबनान से था, लेकिन वो फ़लस्तीन के लिए यूनाइटेड नेशंस आता था। तो मैं एक बार हम लोग कैफ़े में बैठे थे, क्योंकि हर साल हम कई कई हफ्ते वहाँ पे रहते थे 90s में, और हमारी भरपूर लॉबिंग होती थी, तो अक्सर लोगों से वहाँ पे दोस्तियाँ हो जाती थी। वो भी हमें जानते थे, हम भी उनको जानते थे। तो कैफ़े में ब्रेक लेते थे हम, तो बैठते थे, तो अक्सर गपशप होती थी। तो मैंने कहा कि आपकी अरब लीग 22 कंट्रीज़ की एक इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी अंदर इतने रिच कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरब, इमारात, कतर वगैरह हैं, आपके इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हिस्टोरिकली और मैन पावर के हिसाब से इजिप्ट, इराक वगैरह हैं, आप क्यों दुनिया में कोई फैसला इम्पोज नहीं कर सकते? तो कहता है कि भाई हमारा कुछ नहीं होता, हमारे अरब लीग के इजलास होते हैं, इसमें हम कहवा पीते हैं, गपशप मारते हैं, कोई काम की बात नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। तो ये इजलास भी हो गया, किसी को पता ही नहीं चला कि क्या डिस्कशन हुई और ट्रंप को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया वगैरह वगैरह। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं यूके के हवाले से बात करूं। हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी आए हैं यूके। वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग की, होम मिनिस्टर से मीटिंग की, और ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर से भी मीटिंग की। ये भारत का फॉरेन मिनिस्टर है। और हमारा शहबाज शरीफ, इससे पहले इमरान खान, नवाज शरीफ, सब लंदन आते हैं, 2-2 हफ्ते रहते हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर का चपड़ासी तक नहीं मिलता। जबकि ये एक फॉरेन मिनिस्टर की इज़्ज़त है, ये भारत की इज़्ज़त है। एनीवे, काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई, और ट्रंप के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से भी बातचीत हुई है। भारत इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने यूनियन ऑफ स्टेट का जो एड्रेस किया, जो स्पीच की, उसमें एक्सपेक्टेशन जो थी वो ये थी कि नेटो छोड़ देगा और कई बड़ी चीज़ें बोलेगा, लेकिन उसने कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं की। उल्टा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और भारत के हवाले से उसने कहा कि भारत हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% टैरिफ लेता है, तो फिर हम उनको क्यों 100% टैरिफ ना लें। तो अब हम भी 2 अप्रैल से भारत की प्रोडक्ट्स पे 100% टैरिफ लेंगे। तो 2 अप्रैल यानी 1 महीने का टाइम इसलिए दिया है कि अब नेगोशिएशंस होंगी, ठीक है ना। ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गए थे तो इस पे बात नहीं हुई होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बना है तब से इसका सबसे बड़ा हथियार ही टैरिफ है। इसने चाइना के ऊपर टैरिफ ठोके, जिसका चाइना ने भरपूर जवाब दिया कि भाई ठीक है, तुम्हें टैरिफ की जंग लड़नी है, ट्रेड वॉर लड़नी है, और कोई वॉर लड़नी है, हम लड़ने को तैयार हैं। कनाडा ने भरपूर जवाब दिया। कनाडा वाला मामला इस वीडियो के एंड पे मैं आपको, अगर जगह बची, टाइम बचा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो एनीवे, टैरिफ इसकी जंग है। तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए, इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, इतनी सारी चीज़ें हुई, क्या बात नहीं हुई होगी? तो बात हुई होगी। वो प्रेशर ये डाल रहा है कि जब हम आपसे इतना टैरिफ नहीं ले रहे तो आप 100% क्यों ले रहे हैं? तो ये है कि या तो दोनों तरफ से फिर 100% हो, या फिर आप भी ख़त्म करें या कम करें। तो मैं समझता हूँ कि भारत शायद अब अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम लेगा।
भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत की गवर्नमेंट पिछले कई सालों से एक चीज़ की कोशिश कर रही है कि किसी तरह मेक इन इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इंडियंस को कन्विंस किया जाए कि इंडिया की प्रोडक्ट्स खरीदें। आप शादियां करने या घूमने फिरने विदेश जाने के बजाय अपने देश में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी जगहें हैं, आप उसको आगे बढ़ाएं। और हमने देखा है कि भारत में एक तो रिलीजियस टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और भी भारत की, ठीक है, मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि गोवा वगैरह में रवैया इतना अच्छा नहीं वहाँ के लोगों का। वहाँ पे महंगे होटल रूम और इतने महंगे हैं कि इससे ज़्यादा सस्ता शायद बैंकॉक या मालदीव्स वगैरह पड़ता है, तो लोग कैसे आए। तो उसको भी गवर्नमेंट बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म थोड़ा बहुत ही सही बढ़ा है, तो मेक इन इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे आप अगर टैरिफ हटा भी देते हैं और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और प्राइस अच्छी है, तो फिर लोग क्यों विदेशी चीज़ें खरीदेंगे। 90s 80s 70s में ये क्रेज़ था कि फ़ॉरेन का माल चाहिए, फ़ॉरेन का माल चाहिए। कोई भी चीज़ होती थी फ़ॉरेन की चीज़ की वैल्यू होती थी। अब इंडिया एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इंडिया एक कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर है, तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर होंगी। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के हवाले से एप्पल को प्रेशर कर रहा था केयर स्टारमर की गवर्नमेंट के हमें एक्सेस दो इनक्रिप्टेड डेटा, यूज़र डेटा जो होता है उसके ऊपर। तो हमने तो ये सुना था कि एप्पल ने दे दिया, लेकिन एप्पल अब कोर्ट में गया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सू किया है कि हमें यूके गवर्नमेंट बैकडोर से एक्सेस मांग रही है प्राइवेट मैसेजेस, जबकि हम एप्पल इसको मना कर रहे हैं। और एप्पल कह रहा है कि ये हमारी सिक्योरिटी हमारे यूज़र्स के लिए कमज़ोर हो जाएगी और हम मिलियंस ऑफ लोगों के प्राइवेसी को रिस्क पे डालेंगे, इसलिए हम ये नहीं करना चाह रहे। और कोर्ट में लेके गए हैं प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर को, और प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कल ब्रिटिश पार्लियामेंट में इफ्तार पार्टी रखी और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये बिगेस्ट पार्टी है इफ्तार पार्टी पार्लियामेंट में, और मुझे पता है कि मुसलमान इस वक्त रमज़ान का महीना है और काफ़ी तकलीफ़ में हैं मुसलमान। अब बताओ यार, कौन सा तकलीफ़ में है यहाँ का मुसलमान, मुझे ज़रा कोई ये बता दो यार। मुसलमानों की वजह से हम लोग यहाँ पे कितनी तकलीफ़ में ही हम लोग जानते हैं। रोज़ आंदोलन कर रहे होते हैं, रोज़ भंगड़े डाल रहे होते हैं, पूरे पूरे ट्रेन स्टेशन के ऊपर बैठ जाते हैं। आम आदमी को तकलीफ़ होती है। अब रमज़ान है, आप देखें सड़कों पे इफ्तारियाँ, सड़कों पे नमाजें। मुसलमान को क्या तकलीफ़ है, लेकिन पता नहीं क्यों केयर स्टारमर ये इतना ज़्यादा अपीसमेंट कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह पता है केयर स्टारमर साहब, लेबर पार्टी साहब, कि इस ब्रिटेन में सारा मुसलमान वोटर आपका है, तो आप अपने वोटर की अपीसमेंट कर रहे हैं। I absolutely wanted to be here for today, for this event, and to have the first of these events here in Westminster Hall is really, really fantastic. I want to start by thanking the speakers of both houses for hosting this event. I think that shows the strength of unity and also to the APPG, of course, on British Muslims for organising it. It's fantastic to be able to get so many people here together in such a symbolic way, in such a symbolic place. So it is absolutely fantastic to be with you as people gather in homes, in mosques and communities around the country during this special season. Come together in charity and service and welcome people of all faiths and none for an iftar. Now don't worry, I'm not going to speak for too long because I hear the food tonight is fantastic and we all want to get to that sooner rather than later. But it's excellent to be here, to celebrate with you. And not just to celebrate, to say thank you. Thank you for the incredible contribution of British Muslims to the United Kingdom, something we're really proud of across the whole of our society. In every community in Britain, you see Muslims making a difference.
helping to deliver every single one of the government's missions. In business, helping to grow our economy. In education, giving our young people the opportunities that they deserve. In our NHS, of course. In charity work. British Muslims are amongst the most generous group in the United Kingdom and beyond. So I must say thank you to you for all of that, and particularly what I know has been a very difficult time for Muslims here in the United Kingdom, with the pain of the conflict in Gaza and the suffering of the Palestinians. I've been profoundly moved by... और ये है कि और हम इसके बारे में क्या से कह सकते हैं, ये देखें, शरिया लॉ फॉर ब्रिटेन। आज अगर कोई क्रिश्चियन या हिंदू पाकिस्तान में ये बोर्ड लेके खड़ा हो जाए कि हिंदू लॉ इन पाकिस्तान या क्रिश्चियन लॉ इन पाकिस्तान, उसकी बोटी बोटी नोच लेंगे पाकिस्तानी। ये मज़े से यहाँ पे शरिया लॉ मांग रहे हैं। आप देखें यहाँ पे हम जाते हैं बाज़ार में, क्योंकि हर टाउन के अंदर यहाँ पे, जैसे लंदन में हम जिस टाउन में रहते हैं ऐसे बराबर में दूसरे टाउन हैं, हर टाउन का एक सेंटर है और उस सेंटर में एक शॉपिंग मॉल होता है छोटा सा, और कुछ दुकानें काफ़ी सारी होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं। हर टाउन का ये हाल है। हर टाउन के उस शॉपिंग मॉल के बाहर एक मेन सेंटर में टेबल डाल के 4 औरतें, 2 औरतें बुर्का पहन के, दाढ़ी टोपी अरबी जुब्बा पहन के, 2-4 आदमी कुरान की थप्पियाँ रखी हुई हैं, शरिया फॉर ब्रिटेन, वहाँ पे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। इस मुल्क में हम रह रहे हैं। ये हमारे बॉब ब्लैकमैन साहब हैं, आई रेस्पेक्ट हिम ए लॉट। इन्होंने कल पार्लियामेंट में स्पीच की कि इमारात ने 19 ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, उनके लिंक हैं IRGC के साथ, इसलिए उन 19 ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। बॉब्स कहते हैं कि उन 19 में से 8 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑफिस यूनाइटेड किंगडम में हैं। एक इस्लामिक कंट्री, एक अरब कंट्री जो कि बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है, वो जिन 8 ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, उन 8 की 8 ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑफिस यूनाइटेड किंगडम में हैं, और ये टेररिज्म ख़त्म करने की बात करते हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा बात करेंगे यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने 180 डिग्री का टर्न लिया है और फ़ौरन कहा है कि मैं अमेरिका की इज़्ज़त करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो वाक़या हुआ वो होना नहीं चाहिए था, और जो ओवल ऑफिस में मेरी बहस हुई वो बहुत ही गलत चीज़ हो गई है, और मैं अमेरिका की लीडरशिप में काम करने को तैयार हूँ। 2 दिन पहले तक कह रहा था कि मैं बिल्कुल सीज़ फायर नहीं करूँगा, ये वो अब कह रहा है मैं सीज़ फायर करने को भी तैयार हूँ, मैं अमेरिका को मिनरल्स देने को भी तैयार हूँ, लेकिन ये है कि मुझे मौका दें, मैं अमेरिकन साइन करने को तैयार हूँ मिनरल्स वगैरह। तो ये है कि उसको भी औकात पता चल गई, क्योंकि वो भागता हुआ यूरोप आया था, लंदन में सारे यूरोपियन लीडर्स से मिला, कैनेडियन लीडर आए, सब आए, लेकिन सब ने बातें करने के अलावा कोई उसको श्योरिटी नहीं दी। सब ने कहा कि भाई अमेरिका के बगैर हमारी कोई औकात ही नहीं है। थोड़ा जो यूक्रेन की मिनरल्स हैं उसके बारे में बात हो जाए कि वहाँ पे पीट है, ब्रोमीन है, आयरन ओर है, लिमिनेट है, एल्यूमिनिया है, पिग आयरन है, टिटानियम है, मरकरी है, वगैरह वगैरह। अब भाई मैं तो इनमें से किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं, लेकिन बहरहाल ये दुनिया कहती है कि ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी की, आज की जो प्रोग्रेस है इसमें। ये इंग्लैंड का अखबार है गार्डियन, 2014 में लिखता था कि अमेरिका हम यानी यूरोप को रशिया के साथ जंग में घसीट रहा है यूक्रेन में। अब अमेरिका पीछे हट रहा है तो यूरोप कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। यूरोप ने पहले तो धमाल कर दी, केयर स्टारमर ने कहा हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं, हम ग्राउंड पे बूट्स और एयर में स्काई में ये करेंगे वो करेंगे, ये आर्मी भेजेंगे।
अब इनको औकात याद आ गई। देखें, ज़ेलेंस्की धूम धड़ाके से लंदन आया, ऐसे आया जैसे वो मैं अभी ट्रम्प का बाजा बजा दूंगा। अब फॉरेन मिनरल्स की डील करने को तैयार है, माफ़ी मांगने को तैयार है। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि मैं अपनी इटालियन सोल्जर बिल्कुल भी यूक्रेन नहीं जाएंगे। स्लोवेकिया हंगरी ने बिल्कुल यूक्रेन की वो जो एड थी वो बंद कर दी है, और उन्होंने कहा हम भी अपनी फौजी नहीं भेजेंगे। और ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ ठोक दिए, और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि भाई हम पब्लिक में इसने कहा था, मैंने आपको दिखाई थी वो वीडियो, कि हाँ ही ट्राइड वेरी मच और हम इन पे टैरिफ नहीं लगाएंगे। आप धमकी दे दिए केयर स्टारमर को कि बंदे दा पुत्र बन जा, नहीं तो तेरे को हम टैरिफ ठोक देंगे। टैरिफ इस वक्त बहुत बड़ा हथियार बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का। वॉशिंगटन के साथ इख्तिलाफ के बाद यूरोपियन यूनियन के लोग मिल के यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ये बातचीत हुई जब यूरोपियन लीडर्स बैठे। विक्टर ऑर्बन हंगरी के जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम है ना, जो अमेरिकन डीप स्टेट के साथ मिल के चलता था, वो अब वॉशिंगटन से निकल के यूरोप में आ गया है। क्योंकि वॉशिंगटन में ट्रंप ने इनका बाजा बजा दिया और वो सब उनकी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी हैं। यूएस एड ख़त्म कर दिया। यूएस एड मेन फंडिंग होती थी ये इंटरनेशनल इकोसिस्टम जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया में जो अपने टट्टुओं के ज़रिए अपनी पॉलिसीज़ लगाता था। तो ये कह रहे हैं विक्टर ऑर्बन कि अब यूरोप में ये आ गए हैं, और वो कंट्रीज़ जो ट्रंप की पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। सर्बिया, स्लोवेकिया, हंगरी इनके मेन टारगेट हैं। हमने सर्बिया में आज देखा कि पार्लियामेंट में बॉम्ब, स्मोक बॉम्ब मारे गए, वायोलेंस हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और ये सब हमें नज़र आ रहा है कि अब वो इकोसिस्टम इन आज़ाद यूरोपियन कौमों को टारगेट बना रहा है। हम इसको कंटिन्यू नहीं करने देंगे। ये एक यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर कंट्री हंगरी का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कह रहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज बिल्कुल इनका कोई प्लान नहीं है यूक्रेन में फौज भेजने का नियर फ्यूचर में। अब अजीज दोस्तों, जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो टैरिफ का बॉम्ब मारा है ट्रंप ने, उससे यूरोपियन मार्केट्स, वैसे ही आपको पता है ना यूरोप की इकोनॉमी का क्या हाल है, मैंने आपको बताया हुआ है। कोविड और रशिया यूक्रेन वार ने यहाँ के कंज्यूमर प्राइसेस की कमर तोड़ दी है। ऐसे में ये टैरिफ बॉम्ब आया है, यूरोपियन मार्केट फॉल हो गई। मेन अमेरिका को जो यहाँ से गाड़ियाँ जाती थीं उनकी मार्केट ख़राब हो गई है। टैरिफ अब इन इफेक्ट आ गए हैं, और यह है कि स्टॉक मार्केट्स में एक हंगामा मचा हुआ है। अजीज़ दोस्तों, यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने बड़े क्लियर अल्फाज में कुछ चीज़ें कहीं जिसका यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर्स ने बहुत बुरा मनाया है। देखें, जेडी वैंस ने क्लियरली कहा कि ये जो आ गए हैं ना हमारे यूरोपियन यूनियन के लोग जो कि ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं और ये सब चीज़ें, तो उनको पता होना चाहिए कि जो पिछले कई सालों से जंगें नहीं लड़े, वो जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, आखिर तक वो भी रशिया के साथ। तो उसका बहुत बुरा मनाया, और कुछ यूरोप, इंग्लैंड और फ्रांस के पॉलिटिशियंस ने कहा है कि इसको शर्म आनी चाहिए, हम अमेरिका के साथ हर जंग में शामिल थे। अब मैं भी इस बात से, जेडी वैंस ने तो फ़ौरन अगले इंटरव्यू में क्लियर कर दिया कि मैं इंग्लैंड फ्रांस की बात कर ही नहीं रहा था, मैं तो किसी थर्ड कंट्री की बात की है, मैंने नाम नहीं लिया मैंने किसी का। लेकिन अगर देखा भी जाए तो मुझे कोई बता दे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कौन सी जंगें लड़ी हैं इंग्लैंड फ्रांस ने। अगर आप इराक़ पे हमला, सीरिया पे हमला, लीबिया पे हमला, सोमालिया पे हमला, अफ़गानिस्तान पे हमले को अगर आप जंगें कहते हैं तो ये जंगें नहीं थी।
ये सीधा सीधा बेचारे एक मरे हुए, हथियारों की कमी, कोई मेजर हथियार नहीं, कोई एयरफोर्स नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, इन कंट्रीज़ के ऊपर आपने अटैक किए थे। ये कोई जंगें नहीं थी, और उसमें भी आपने मर्सनरीज की अंबार लगाए हुए थे। जैसे अफगानिस्तान में पूरी दुनिया के आपने टेररिस्ट भेजे थे, आपने कॉन्ट्रैक्टर्स रखे थे उधर, आपके अपने फौजी वहाँ पे कौन सी इतनी बड़ी कोई जंग लड़ रहे थे, फुल सिक्योरिटी में लड़ रहे थे। तो वो कोई जंगें नहीं थी, ठीक है ना। जंग होती है जैसे रशिया यूक्रेन में जंग हो रही है, वो जंग है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की 71 में जंग हुई थी, उसको जंग कहते हैं। पाकिस्तान बेशक हार गया, लेकिन जंग तो थी ना। ईरान इराक में जो जंग थी वो जंग थी। इंग्लैंड ने एक छोटी सी वॉर लड़ी है अर्जेंटीना के साथ, फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर। अर्जेंटीना के पास छोटे से 2 आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड, वो इंग्लैंड के कब्जे में है। अर्जेंटीना ने कहा कि वो हमारे पास है, हमारे इलाका है, हम ले रहे हैं। उन्होंने कब्जा कर लिया। इंग्लैंड ने जंग फौज भेजी मार्गरेट थैचर के ज़माने में, और इंग्लैंड वो जंग जीता था। लेकिन आप बताएं, ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिनकी सल्तनत में कभी सूरज नहीं डूबता था, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, वो अगर वो जंग जीती अर्जेंटीना जैसे मुल्क की, जिसकी कोई मिलिट्री पावर तो है नहीं ना, वो एक छोटी सी जंग थी। और फ्रांस कौन सी जंग लड़ी है भाई? जंगें लड़ने आप, हाँ, आप एक छोटे से गरीब मुल्क की जिसकी कोई मिलिट्री पावर नहीं, उस पर अटैक करने की आपकी हिस्ट्री रही है। लेकिन आप लोग ये कहें कि हमने जंगें लड़ी हैं, तो सॉरी टू से आपने बिल्कुल जंगें नहीं लड़ी। Yeah, Sean, here's the problem with the Europeans. And a lot of these guys are our friends, they're our allies. We, of course, the president has a great relationship with a lot of European heads of state, and so do I, but they need to be realistic. And the craziest part about this, Sean, is that sometimes you'll have European heads of state who in public will puff up their chest and say, we're in it with President Zelensky for the next 10 years. And then in private, they'll pick up the phone and say, this can't go on forever. He has to come to the negotiating table. So I honestly don't care what the Europeans say in public. What I care is what they say in private. And what they need to be saying to President Zelensky is, this can't go on forever. The bloodshed, the killing, the economic devastation, it's making everyone worse off. The only pathway, I think, back to peace and prosperity is what the president is trying to accomplish. अजीज दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा आगे, मेरे पास काफ़ी मटेरियल है, वो आगे किसी प्रोग्राम में आपके सामने पेश करूँगा। अजीज दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 हफ्ते बाद मुझे जिनीवा भी जाना है, और मैं आपकी सपोर्ट से ही जा सकूंगा। अभी तक जिनीवा का टारगेट भी पूरा नहीं हो सका। मार्च के एंड में, क्योंकि मेरे पास फरवरी के एंड में एक कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट में कराने का अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन फंडिंग ना होने की वजह से, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कराने के लिए काफ़ी महंगा खर्चा होता है। अब मैं डिटेल में आपको क्या बताऊं, मुफ्त में कॉन्फ्रेंसें नहीं होती। ऑल दो के एक MP हॉल बुक करा देता है, ये सब है, लेकिन नहीं होता, कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। तो वो मुझे फिर मना करना पड़ा कि मैं फरवरी के एंड में वो कॉन्फ्रेंस कराना की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरे ऊपर तो ऑलरेडी यहाँ पे अदालतों में केस चलने शुरू हो गए। मैंने एक वकील दोस्त हैं, उनको वो केस भेजे हैं कि मेरी कई अपनी पर्सनल पेमेंटें जो हैं वो कई महीनों से बैंक से रिफ्यूज़ हो रही हैं। तो मैं आपको पर्सनल उसके लिए तो नहीं कर रहा कोई चीज़ डिमांड, वो मैं कर ही लूँगा, जिस तरह भी अपने मसले हल करूँगा। लेकिन कम से कम काम को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे ये कॉन्फ्रेंसें करने के लिए जिनीवा में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ये है कि UN की कोई औकात नहीं, लेकिन कम से कम वहाँ पे 200 मुल्क लोग आपके सुन रहे होते हैं। 200 मुल्क के एम्बेसडर्स और उनके एम्बेसी का स्टाफ वहाँ पे आपकी स्पीचेस सुन रहा होता है। कम से कम आप अपना मामला तो वहाँ रखते हैं। UN से हमें कोई तवक्को नहीं, लेकिन वहाँ पे कई ब्रेक थ्रूज होते हैं, इसलिए आपकी सपोर्ट की सहायता है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों।